अब तक के हम वीडियो में हम लोगों ने LIC एक्ट को संपूर्ण रूप से जान लिया है। हम लोगों के अध्ययन का अगला क्रम जो है वो बीमा के सिद्धांत रहेंगे। उन सिद्धांतों से पहले मैं उनकी भूमिका आपको बता दूं। चूंकि अक्सर आपने सुना होगा कि बीमा रिस्क कवर करता है, तो आखिर जानते हैं वो रिस्क का क्या मतलब होता है, आपदाएं क्या होती हैं, संकट किसे कहते हैं, जोखिम कितने प्रकार के होते हैं, किन जोखिमों को बीमा कवर करेगा, कौन सी जोखिमों बीमा से बाहर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जोखिम से, यानी कि रिस्क, जिसको आप रिस्क के नाम से जानते हैं। हिंदी में सामान्यतः इसे जोखिम कहा जाता है, और जो भी आपके पास बीमा समझाने आता है वो अमूमन ये बात करता है कि इसमें आपकी रिस्क कवर रहेगी। क्या होती है रिस्क, रिस्क से आशय क्या होता है, ये मैं आपको बताने जाऊंगा। रिस्क का मतलब होता है हानि होने की अनिश्चितता, यानी कि हानि कुछ हो सकती है, उसमें अनिश्चितता होनी चाहिए। यदि हानि होना निश्चित हो, हानि होना निश्चित हो, तो उसे तो जोखिम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कोई चीजें यदि पहले से ही क्लियर है तो उन्हें हम कवर कर ही नहीं सकते। किसके तहत? बीमा के तहत। लेकिन एक यहां पर अपवाद भी आता है। आप लोग जानते होंगे कि मृत्यु तो निश्चित है, तो उसको कैसे कवर कर लेता है रिस्क? मृत्यु को कवर ना करके, चूंकि मृत्यु होना निश्चित है लेकिन कब होगी ये टाइम अनिश्चित रहता है, लिहाजा जीवन बीमा में टाइम की अनिश्चितता को कंसीडर करा जाता है, उसको लेकर आपको बीमा मिलता है। तो ये तो है जोखिम, यानी कि जिसके ऊपर रिस्क कवर चालू हुई है, यदि और जिसके हानि होने से उसके परिवार को आर्थिक हानि हो, उसको जोखिम हम कहते हैं। तो ये थी जोखिम। अगला जो शब्द आता है वो है आपदा। इसका क्या आशय होता है? आपदा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं पेरिल। पेरिल, इसका आशय क्या होता है? आपदा का मतलब आपदा जिससे हानि उत्पन्न हो, यानी कि जोखिम को उत्पन्न करने वाली दशाएं को आपदा कहते हैं, और जबकि हानि की अनिश्चितता को जोखिम कहा जाता है। वहीं अगला जो शब्द आता है वो होता है संकट, और संकट उन दशाओं को कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हजार्ड्स। संकट उन दशाओं को कहते हैं जिनसे आपदा उत्पन्न होती है, यानी कि इन तीनों का अपना एक संबंध है। आपने देखा जोखिम, आपदा, संकट। जोखिम से आशय हानि की अनिश्चितता, आपदा से आशय जोखिम को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां आपदा कहलाती हैं, और उन परिस्थितियों को बनाने में जो रोल अदा करते हैं वो संकट अदा करते हैं, लिहाजा उनको हम हैजार्ड्स के रूप में जानते हैं। अब हम चलिए बताते हैं जोखिमों का वर्गीकरण, कितने प्रकार की होती हैं जोखिमें। जोखिमों के वर्गीकरण में आप देखेंगे सामान्यतः जोखिमों को दो प्रकार से बांटा गया है। जोखिमों का वर्गीकरण, एक तरफ होती हैं शुद्ध जोखिमें, जिसको हम प्योर रिस्क कहते हैं, शुद्ध जोखिम, और दूसरी तरफ होती हैं परिकल्पी जोखिमें, इनको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। परिकल्पी जोखिमें, इनके क्या मायने होते हैं? बीमा जब भी करा जाएगा वो शुद्ध जोखिम का होता है, परिकल्पी जोखिमों का बीमा नहीं करा जा सकता। इसकी अपनी एक वजह है। शुद्ध जोखिमों की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, यानी कि ऐसी जोखिमें जिनसे हमेशा हानि हो, लाभ की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, उन जोखिमों को हम शुद्ध जोखिमों में गिनते हैं। परिकल्पी जोखिमों का आशय यह होता है कि इनसे यहां केवल हानि होनी है शुद्ध जोखिमों में, जबकि परिकल्पी जोखिमों में आपको लाभ भी हो जाएगा और हानि भी हो सकती है। ऐसी जोखिमों का बीमा नहीं करा जा सकता, और यदि कर दिया गया है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा सिद्धांत, आपके द्वारा करा गया बीमा या जो संविदा आप तय करते हैं वो अवॉइड हो जाएगी, सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, और इसके द्वारा मिलने वाले लाभ आपको नहीं मिलेंगे यदि बीमा परिकल्पी जोखिमों का आपने करा लिया है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमेशा शुद्ध जोखिमों का ही बीमा हो सकता है, इन्हीं का बीमा करा जाता है। क्योंकि हानि, और यहां मैं हानि से जिक्र कर दूं, हानि आपकी भावनात्मक हानि को कंसीडर नहीं करा जाता बीमा में, और यहां पर जो हानि यदि आपको लाभ मिलने वाला है तो वो आर्थिक हानि का है, ना कि भावनात्मक, नेचुरल जो भी आपको हानि हो जाएगी उसका यहां पर कोई भी
जिक्र नहीं करा जाएगा। यदि आपको आर्थिक हानि होती है तो उसकी पूर्ति कंपनसेशन के रूप में बीमा द्वारा कर दी जाती है। लिहाजा शुद्ध जोखिमों का और परिकल्पी जोखिमों को आपने समझ लिया होगा। यही मैं एक और शब्द क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे चल के आपको फिर ये कंफ्यूजन पैदा करेगा इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या अंतर होता है। तो चलिए उन दो शब्दों को और देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग आगे जो बीमा के सिद्धांत पढ़ेंगे उनमें आपको ये शब्द अमूमन सुनने को मिलेंगे। तो दो शब्द होते हैं इंश्योरेंस, पहला शब्द होता है इंश्योरेंस और दूसरा होता है एश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब यह होता है जिन हानियों को निर्धारित रूप में या जिनके लिए आपने बीमा ले रखा है उनको यदि कोई हानि होती है निर्धारित समय में, यहां पर समय भी महत्वपूर्ण है, यानी कि आपने यदि कोई 25 साल के लिए पॉलिसी ली है या सामान्य बीमा में 1 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो आपके जो समय रहेगा यदि वो घटना 1 साल के अंदर हो जाती है तब तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, और यदि नहीं होती है तो इंश्योरेंस में लगा पैसा आपका कुछ भी नहीं मिलता उसकी जगह। तो ये होता है इंश्योरेंस। चूंकि हम लोग जो LIC कराते हैं, LIC में इंश्योरेंस तो होता ही है, साथ में इसमें आपको एश्योरेंस भी मिलता है। एश्योरेंस 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 का आशय यह होता है यदि जिसके लिए आपने बीमा लिया कोई घटना घटित नहीं होती है, समय भी पूरा हो जाता है, उस दशा में भी आपने जो भी एश्योर अमाउंट आपको यानी जो समय शॉर्ट के रूप में मिला है वो आपको निश्चित रूप से दे होगा। यहीं पर दो पॉलिसी आती हैं एश्योरेंस में, विदाउट प्रॉफिट और दूसरी होती है विथ प्रॉफिट। जो पॉलिसी विथ प्रॉफिट होती हैं जिनमें बोनस मिलता है, उनको हम विथ प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, और जो विदाउट प्रॉफिट होती हैं उनमें बोनस नहीं मिलता, लिहाजा जितना समय शॉर्ट आपको दिया गया होता है उतना का उतना मिलके रह जाता है। क्योंकि ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा, यानी कि यदि यहां पर घटना घट जाती है तब तो आपको लाभ मिल जाएगा, और यदि कोई घटना नहीं घटती है तो आपको कुछ भी लाभ नहीं होना है। लेकिन एश्योरेंस में ऐसा नहीं है, यदि निर्धारित घटना घटित नहीं होती है तो भी आपको निर्धारित समय शॉर्ट जो आपने पूर्व में निश्चित करा हुआ था उसको आपको देने का वचन बीमा कंपनी करती है। लिहाजा और यदि उसमें विथ प्रॉफिट ले रखा है तो आपको विथ बोनस राशि अदा की जाएगी बीमा कंपनी द्वारा। तो ये था इंश्योरेंस और एश्योरेंस में अंतर। अब तक आपने देखा जोखिमें, आपदा, संकट, जोखिमों के प्रकार, जिनमें हमने 2 प्रकार देखे, शुद्ध जोखिमें, परिकल्पी जोखिमें। बीमा के क्षेत्र में यही महत्वपूर्ण है, और इंश्योरेंस और एश्योरेंस में अंतर देखा। क्योंकि हम जो बीमा लेते हैं वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत इनफोर्सेबल होता है, यानी यदि कोई भी उससे मुकरता है निर्धारित शर्तों से तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। लिहाजा संविदा अधिनियम, भारतीय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या संविदा अधिनियम 1872, इसके अपने कुछ महत्व हैं, उनको भी यहां क्लियर कर दें। यहां पर एक प्रस्तावक होना चाहिए, प्रस्तावक जो कि बीमा खरीदता है उसको कहते हैं, और दूसरा होना चाहिए बीमा करता, एक्सेप्टेंस, यानी कि एक जो उसने प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार करने वाला भी होना चाहिए। यह होता है एक इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, और बीमा करता से आशय होता है बीमा कंपनी से। इनके बीच स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, स्वतंत्र सम्मति, फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति, यानी कि किसी भी दबाव में आकर आप कोई भी निर्णय न लें, प्रलोभन के साथ बीमा नहीं होना चाहिए। ये थी स्वतंत्र सम्मति। तब जाकर आपका बीमा एक वर्डेबल संविदा माना जाएगा। ये तो क्या होगा, स्वतंत्र सम्मति, फ्री कंसेंट। तीसरा, आप सक्षम होना चाहिए, यानी कि यदि आप अनसाउंड माइंड हो, विकृत चित्त हो, उस व्यक्ति का बीमा नहीं करा जा सकेगा जीवन बीमा के क्षेत्र में। लिहाजा कोई घटना पहले से घट चुकी है उसको आप बीमा में कंसीडर नहीं कर सकेंगे, इत्यादि का जिक्र भारतीय संविदा अधिनियम में करा गया है। और यदि ऐसे तथ्य सामने निकल कर आते हैं जो कि भारतीय संविदा अधिनियम से मैच नहीं खाते या कहीं भी फोर्जरी देखने को मिलती है, उस दशा में आपके द्वारा करा गया प्रयोजन निरर्थक साबित हो जाएगा।
कुछ भी फायदा आपको नहीं होना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम जानेंगे विस्तृत रूप से बीमा के सभी 6 सिद्धांतों को। तो बने रहें हमारे इन वीडियो में। मिलते हैं। जय हिंद, जय